क्लास 9th फिजिक्स का ये दूसरा अध्याय है, गति अर्थात मोशन। तो सबसे पहली बात, हम इस वीडियो में कौन कौन से बिंदु अध्ययन करेंगे वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो हमें इस अध्याय में निम्न बिंदुओं पर अध्ययन करना है और ये पहले भाग वीडियो यानी पार्ट ए वीडियो में हम इन बिंदुओं को कवर करेंगे। सारे महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आपको समझना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, हम लोग पढ़ेंगे विराम किसे कहा जाता है, गति और विराम में क्या संबंध है ये पहले जानेंगे। यानी हम पार्ट ए में यानी भाग ए में जितने भी बिंदु हैं, ठीक है, इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। गति के प्रकार, दूरी, चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण, सदिश और अदिश राशियाँ। और इसके बाद ये दूसरा भाग जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा इसका दूसरा भाग वीडियो। और ये तो अभी बेसिक है। एक समान चाल, असमान चाल, चाल और वेग में संबंध क्या है, एक समान त्वरण क्या है, चाल और वेग समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और गति के समीकरण क्या होते हैं। गति के समीकरण से न्यूमेरिकल्स को हल किया जाता है, वो हम समझेंगे, और ये कैसे निकाले जाते हैं गति के समीकरण, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसका पहला भाग वीडियो यानी पार्ट ए वीडियो। तो आइए सबसे पहले हम विराम और गति को समझते हैं। हम अपने आसपास की वस्तुओं को विराम अर्थात रेस्ट में या गति में देखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, कमरे की दीवार, टेबल, पौधा, पेड़ इत्यादि अपने स्थान यानी पोजीशंस नहीं बदलते हैं, अर्थात वे विराम में रहते हैं। ये सारी वस्तुएं जो हैं वो विराम में रहती हैं, यानी अपने स्थान जो है वो नहीं बदलते हैं। इसके विपरीत देखिए, इसके अपोजिट, चलती हुई रेलगाड़ी, टहलता हुआ व्यक्ति, दौड़ता हुआ बालक इत्यादि अपने स्थान जो है वो समय के साथ बदलते हैं, अर्थात वे गति में होते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि विराम और गति यानी विराम में वस्तु और गति में वस्तु कौन कौन से होते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे विराम और गति की परिभाषा। तो विराम और गति जो है ये दोनों पद आपस में क्या है, रिलेटिव है, यानी अपेक्षित है। यानी कहने का मतलब, जब हम किसी वस्तु को विराम में बताते हैं तो हमें किसी वस्तु को गति में देखकर उसे विराम में बताना होता है। अगर हम किसी वस्तु को गति में बताते हैं कि ये वस्तु गति में है, तो किसी वस्तु को हम विराम में देखकर बताते हैं कि ये विराम में है और ये गति में है। यानी कहने का मतलब ये दोनों आपस में रिलेटिव कहे जाते हैं, अपेक्षित कहे जाते हैं, यानी साथ साथ होते हैं। तो यहाँ देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो, तो अगर हम इस वस्तु की बात कर रहे हो, इस वस्तु की स्थिति की बात करें, यदि किसी वस्तु की स्थिति, तो अगर इसकी स्थिति बात करें तो अन्य वस्तुओं की अपेक्षा ये गतिमान कार है, ठीक है। तो हम इससे देखते हैं तो इसकी स्थिति इससे क्या है, स्थिर है और ये गति में है, इसकी स्थिति नहीं बदलती है समय के साथ, तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। इस वस्तु की स्थिति हम इससे देखते हैं, ठीक है। ये तो विराम की परिभाषा हो गई। इसके अपोजिट देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति, और इसके बाद हम इस वस्तु को देखते हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति, इसकी स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो, इससे हम देखेंगे, अब विराम से देखेंगे। तो इसकी स्थिति जो है, इससे तो ये बदल रही है समय के साथ, तो उस वस्तु को गति में कहते हैं, यानी मोशन में कहते हैं। तो इसे हम गति में कहेंगे इसके अपेक्षा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि गति और विराम ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटिव है। एक को विराम में देखना है तो हमें गति को देखना होगा, अगर गति में की परिभाषा करनी है तो किसी वस्तु को विराम में उससे देखकर बताना होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे चलती हुई रेलगाड़ी के डब्बे में बैठा व्यक्ति रेल पटरी या प्लेटफॉर्म के अपेक्षा गति में है, ठीक है। तो चलता हुआ जो रेलगाड़ी होता है वो तो गति में होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, वो विराम में होते हैं। तो हम विराम की चीज़ें देखते हैं तभी तो हमें मालूम चलता है कि रेलगाड़ी जो है वो गति में है। किंतु यहाँ देखिए, किंतु उस डिब्बे के अपेक्षित वो विराम में है। तो डब्बा जो है, ये तो रेलगाड़ी का डब्बा है, तो रेलगाड़ी का डब्बा के अंदर ये व्यक्ति बैठा है। अगर वो व्यक्ति देखेगा रेलगाड़ी के डब्बे को तो वो भी विराम में है और व्यक्ति भी विराम में है। तो अपनी स्थिति यानी अपनी स्थिति को बताने के लिए डब्बे से बाहर देखना पड़ेगा, यानी किसी वस्तु को देखना पड़ेगा, तभी वो मालूम चलेगा कि वो विराम में है कि गति में है। तो रेलगाड़ी का डब्बा और व्यक्ति दोनों विराम की स्थिति में होते हैं। जब हम प्लेटफॉर्म को देखते हैं बाहर, तब हमें मालूम चलता है कि कौन गति में है और कौन विराम में है।
अतः जिन वस्तुओं की अपेक्षा कोई वस्तु गति या विराम में है उन वस्तुओं को बताना आवश्यक है। ठीक है, विराम एवं गति की उपयुक्त परिभाषाओं से हम देखते हैं कि विराम और गति दोनों पद आपस में क्या है, अपेक्षित है। अब इसके बाद देखिए दृष्टिभ्रम यानी डिस्टिव्य, इसे दृष्टिभ्रम भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वस्तु गतिमान प्रतीत होती है जबकि वास्तव में वो विरामावस्था में होती है। उदाहरण के लिए देखिए, मान लिया कि एक स्टेशन पर दो रेलगाड़ियाँ ए और बी खड़ी हैं। बी रेलगाड़ी जब चलती है तो ए पर सवार व्यक्ति को लगता है कि उसकी रेलगाड़ी चल पड़ती है क्योंकि वह बी डिब्बे को गुजरते हुए देखता है। तो ऐसा होता है, यानी इसे दृष्टिभ्रम भी कहा जाता है। आपने देखा होगा, ऐसे प्रतीत किया होगा। ठीक है, जो वास्तव में ए रेलगाड़ी ही चलती है और बी विराम में है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे गति के प्रकार। गति और विराम तो हमने देख लिया। गति के प्रकार, कितने प्रकार के गति होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो गति के प्रकार यहाँ पे बताया गया है। पहला, सरल रेखीय गति। तो इसकी क्या परिभाषा है? जब एक वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान हो तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक, कैसे? एक सीधी रेखा में, ऐसे कोई भी सीधी रेखा, इस प्रकार अगर कोई वस्तु गतिमान हो एक सीधी रेखा में, उसे हम लोग सरल रेखीय गति कहलाती हैं। तो इसके कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे हाईवे पे चलती हुई कार एक सीधी रेखा में चलती है। बंदूक से छोड़ी गई गोली, वो भी एक सीधी रेखा में चलती है। ढालू से नीचे सरकता बालक, यहाँ पे कोई ऊंचे ढाल है तो इस सरकता बालक, ये भी सीधी यानी सरल गति के उदाहरण कहे जाते हैं। और ट्रेन की गति भी हो जाती है। यानी तमाम बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि वो एकदम सीधी रेखा में हो, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तभी वो कहलाती है सरल रेखीय गति। तो ये आप समझ गए होंगे इसे कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे अगला गति के प्रकार। तो इसके पश्चात है गति का दूसरा प्रकार, कौन सा? वृत्तीय गति। तो इसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे है। इसमें वस्तु वृत्त पर गति करती है, वृत्त पर गतिशील यानी वृत्त की परिधि की तरह गति करती है ऐसे, और इसके केंद्र में कोई वस्तु होना चाहिए, इस केंद्र से, ठीक, ऐसे सापेक्ष। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति। और एक आप झूला भी देखे होंगे, ठीक, ऐसे ये झूला जो होता है चरखी टाइप का, ये गति करता है, कैसे? ये कहलाता है वृत्तीय गति। और इसकी जो पथ होती है कुछ इस प्रकार होती है, यहाँ इस प्रकार एक ही वृत्त के परिधि में ये गति करते हैं। ये आप समझ गए होंगे कि वृत्तीय गति किसे कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे आगे। तो तीसरे नंबर पे है हमारा दोलनीय गति। तो इसकी क्या परिभाषा है? इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है, तो इस प्रकार की गति कहलाती है दोलनीय गति। तो इसके उदाहरण हो जाते हैं झूले की गति। तो झूला किस प्रकार झूलता है? ऐसे, इस तरीके से एक निश्चित दूरी बार बार रिपीट करता है। दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति, तो दीवार घड़ी होती है ऐसे और उसका पेंडुलम इस तरीके से हिलता है, तो वो कहलाती है दीवार घड़ी की पेंडुलम की गति। आपको यही ध्यान रखना है कि कोई भी गति जो बार बार ऐसे रिपीट हो, अपने पथ को रिपीट करे, तो वो कहलाती है दोलनीय गति। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद आगे देखेंगे। इसके बाद है गति का अन्य प्रकार, आवर्ती गति, ठीक, या आवर्त गति। तो इसकी क्या परिभाषा है यहाँ पे? इस गति में वस्तु अपनी गति समय के निश्चित अंतरालों पे दोहराती है, एक ही चीज़ वो बार बार दोहराती है, ठीक। तो कौन से आ जाते हैं? झूले के भी आ जाएंगे, जिसे पहले हम लोगों ने देखा था, वो भी आ जाएंगे इसमें आवर्त गति में। सिलाई मशीन की सुई की गति, तो सिलाई मशीन की सुई ऐसे एक निश्चित दूरी तय करती है, फिर आगे पीछे ऐसे गति करती है, ये भी हो जाएगा। तो बहुत सारी गतियाँ हो जाएंगी, लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि समय के साथ निश्चित अंतराल को दोहराती हो, वो हो जाएंगी आवर्ती गति। इसके बाद अगला गति के प्रकार देखते हैं। तो इसके बाद देखेंगे विराम। विराम किसे कहा जाता है, यानी विरामावस्था किसे कहा जाता है? तो ये समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि इसकी परिभाषा इस प्रकार है, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक, समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन ना करें
तो उस वस्तु की वह विरामावस्था कहलाती है। जैसे में कि पेड़, जो पेड़ होते हैं वो इसमें कोई सी प्रकार की गति नहीं होती, वे हमेशा विरामावस्था में ही रहती हैं। रखी पुस्तक, मेज पे रखी पुस्तक भी, चाहे कुछ भी वस्तुएं जो रख दी जाती है वो विरामावस्था में ही कहलाती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसके बाद अगला बिंदु देखते हैं हम लोग। तो ये आपको बस सीधे सीधे समझना है कि उस कोई भी वस्तु जिसमें कोई भी किसी प्रकार की गति ना हो, वो एकदम विराम अवस्था में हो। तो इसके बाद हमारा है चौथा बिंदु, दूरी यानी डिस्टेंस किसे कहा जाता है। गति करती हुई वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। क्या है यहाँ पे, किसी वस्तु के गति करते हुए जो संपूर्ण मार्ग बनते हैं वही उसकी दूरी कहलाती है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये एक लड़का है और यहाँ से गति करता हुआ यहाँ पे पहुँच गया बी बिंदु पे, तो ये क्या कहलाया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहला गई दूरी। समझ गए आप। और दूरी क्या है, दूरी अदिश राशि है। इसका मतलब, तो दूरी कौन सी राशि है, दूरी अदिश राशि है। तो अदिश राशि के बारे में आप जानते होंगे, तो चलिए इसके बारे में थोड़े से जान लेते हैं। अदिश राशि कहलाती है वैसी राशियाँ जिनको बताने में परिमाण और दिशा दोनों चाहिए, लेकिन यहाँ दूरी अदिश राशि है। तो सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ किसे कहा जाता है, तो थोड़े से हम लोग समझते हैं। सदिश राशि उसे कहा जाता है जिन्हें बताने में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश राशि उसे कहा जाता है जिसे बताने में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशियों को बताने में दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो दूरी को बताने में भी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 4 किलोमीटर चलिए, यानी कुछ दूरी चलिए, ठीक, 2 कदम चलिए, तो 2 कदम आप कहीं पर भी चल सकते हैं, इस तरफ भी चल सकते हैं, इस तरफ भी चल सकते हैं, उस तरफ भी चल सकते हैं, यानी आप कहीं पर भी 2 कदम चल सकते हैं। ठीक, तो 2 कदम क्या हो गया, कदम। ठीक, तो 2 क्या हो गया, 2 हो गया परिमाण। ठीक, 2 क्या हो गया, परिमाण हो गया। तो दूरी को बताने में हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, यानी इसको सिर्फ परिमाण से ही काम चल जाता है। तो ये अदिश राशि है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि दूरी सदैव धनात्मक होता है। दूरी क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। तो दूरी को हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि -2 कदम, -3 कदम। दूरी सिर्फ शून्य हो सकती है, यानी हम कुछ भी ना चलें, एकदम विरामावस्था, लेकिन इससे नीचे नहीं आ सकती है। हमेशा क्या होता है, दूरी धनात्मक ही होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, शून्य हो सकता है, यानी हम कुछ भी ना चलें, दूरी ना तय करें, तो हम विरामावस्था में आ जाएंगे, तो उसका मान शून्य होगा, नीचे नहीं आ सकता है। अगर हम कुछ दूरी तय करें वो धनात्मक हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दूरी किसे कहा जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं। तो इसके बाद है हमारा अगला बिंदु विस्थापन। विस्थापन क्या है, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। इसका परिमाण और दिशा दोनों होता है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 उदाहरण दिए गए हैं, हम इसके माध्यम से समझेंगे कि विस्थापन किसे कहा जाता है। तो यहाँ परिभाषा क्या है, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। पहले उदाहरण से देखते हैं। यहाँ से कोई व्यक्ति है, वो चलना प्रारंभ किया 5 किलोमीटर पूरब की तरफ, यहाँ पे आ गया, और इसके बाद 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ नीचे आ गया, फिर 5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। तो आप बताइए इसका विस्थापन कितना हो गया, यानी उसकी प्रारंभिक स्थान से और अंतिम स्थान से, यहाँ देखिए प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति से न्यूनतम दूरी, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, यहाँ देखिए 3 किलोमीटर, तो इसका विस्थापन हो गया 3 किलोमीटर। और यही बात इसने कितना दूरी तय किया, तो ये हो गया 5, 3, 8 और 5, 13। तो इसने 13 किलोमीटर दूरी तय किया और इसका विस्थापन हो गया 3 किलोमीटर।
यानी प्रारंभिक और अंतिम से न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाती है। तो एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है बी बिंदु पे, ये 5 किलोमीटर चलता है और यहाँ से चलने के बाद फिर वापस आ जाता है यहाँ पे। तो आप बताइए इसका विस्थापन कितना हुआ? तो इसका विस्थापन हो गया 0, लेकिन इसका दूरी कितना हुआ? जाने में 5 और आने में 5, तो दूरी हो जाएगा 10 और विस्थापन हो जाएगा 0। ये आपको समझ में आ गया कि दूरी किसे कहा जाता है और विस्थापन किसे कहा जाता है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, यानी किसी व्यक्ति को कि विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तभी ना हम ज्ञात करेंगे कि कहाँ से कितनी दूरी पे, और उसकी स्थिति को हम जानेंगे, तभी उसकी स्थिति मालूम चलेगी, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति कौन है। इसलिए उसकी दिशा भी जरूरी है और इसका परिमाण भी जरूरी है, इसलिए ये सदिश राशि हो जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा विस्थापन किसे कहा जाता है। तो इसके बाद देखेंगे इसका अगला बिंदु। तो इसके बाद है अगला बिंदु चाल, यानी स्पीड किसे कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी का मान को चाल कहते हैं। चाल अदिश राशि है। ठीक, चाल क्या है? अदिश राशि है। इसका कोई दिशा नहीं होता, केवल परिमाण होता है। चाल कैसे निकाला जाता है? दूरी बटा समय। तो ये कैसे समझें हम? यहाँ ये इसको समझते हैं, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, जैसे में कि यहाँ से दूरी का मान चाल का रहा। जैसे में कि यहाँ से, जैसे में कि ये व्यक्ति है, ठीक, तो इस व्यक्ति को 2 कदम, यानी 1 कदम और 2 कदम, इस व्यक्ति को 2 कदम चलने में कितना समय लगता है? 2 कदम चलने में 2 सेकंड का समय लगता है। ठीक, तो 2 कदम दूरी हो गई और समय क्या हो गया? 2 कदम। ठीक, तो किसी वस्तु के इकाई समय में तय की गई दूरी का मान चाल कहलाती है। इकाई समय यानी वो कितने इकाई समय में न्यूनतम दूरी तय कर सकता है। ठीक, 2 कदम 2 सेकंड में, तो 1 कदम 1 सेकंड में। तो दूरी इस प्रकार ज्ञात की जाता है, दूरी बटा समय। एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। दूरी किसका है? दूरी कैसे मापी जाती है? मीटर में, समय को सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड इसका हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे अगला बिंदु, वेग किसे कहा जाता है। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, उस वस्तु का वेग कहलाता है। वेग क्या है? सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि विस्थापन भी सदिश है, तो इसलिए वेग भी सदिश राशि हो जाता है। यानी कोई वस्तु इकाई समय में कितना विस्थापन तय कर लेता है। ठीक, हम लोग विस्थापन के बारे में जान चुके हैं, यानी कोई व्यक्ति इकाई समय में कम से कम कितना विस्थापन तय कर लेता है, वही उसका वेग कहलाता है। और वेग निकालने का फॉर्मूला विस्थापन बटे समय, और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसके बाद अगला बिंदु है त्वरण किसे कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, किसी वस्तु का वेग समय के साथ साथ परिवर्तित होता है, तो उस वस्तु के वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। और इसका फॉर्मूला वेग परिवर्तन बटा समय v2 - v1 बटे टी, और ये सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं कि त्वरण किसे कहा जाता है अच्छे से। तो यहाँ आप देखिए, एक मोटरसाइकिल है, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है एक्सलेटर, और इसे कहा जाता है और त्वरण का इंग्लिश होता है एक्सलरेशन। और मोटरसाइकिल का इस तरफ दाहिना भाग, इसे कहा जाता है त्वरित करने वाला एक्सलेटर। अगर 20 किलोमीटर स्पीड है, हम इसको ज़्यादा एक्सलेटर घुमा दें तो ये चली जाती है 40 की। तो ये क्या हुआ? पहले 20 था, अब 40 हो गया, तो यही तो वेग परिवर्तन हो चुका है। तो इसे ही कहा जाता है त्वरण, यानी त्वरित होना। आपको समझ में आ गया होगा, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सदिश एवं अदिश राशियाँ किसे कहा जाता है। तो सर्वप्रथम सदिश राशियाँ, तो नाम से ही स्पष्ट है, सदिश यानी दिशा भी होना चाहिए, इसका दिशा भी होना चाहिए व्यक्त करने में। जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहलाता है। तो यहाँ पे एक बिंदु है, ये वर्ड है परिमाण है।
ये क्या कहलाता है, तो इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आइए समझते हैं कि तो बहुत विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन हो जाता है, परिणाम और परिमाण क्या चीज़ें हैं। इसका मतलब होता है परिणाम यानी रिज़ल्ट। जैसे कि आप अपनी क्लास की तैयारी कर रहे हैं और इसका रिज़ल्ट आता है परीक्षा के बाद, वो है परिणाम। किसी कार्य का फल जो मिलता है वो परिणाम कहलाता है। लेकिन परिमाण दूसरा चीज़ है। जैसे में कि मैं बाज़ार गया, आलू कैसे है 40 रुपये केजी, सेब कैसे हैं 60 रुपये केजी। तो आलू का परिमाण कितना हुआ 40 और सेब का परिमाण कितना हुआ 60। हम बल लगाते हैं 60 न्यूटन, ठीक। तो बल का परिमाण कितना हुआ 60। यानी परिमाण एक संख्यात्मक मान होता है किसी राशि को व्यक्त करने का। समझ में आ गया होगा, ये एक संख्यात्मक मान ही होगा। 60 न्यूटन का बल, 40 किलो आलू, ये सारे परिमाण कहलाते हैं। और परिणाम तो आप जानते हैं, ये रिजल्ट। तो आइए, तो सदिश में क्या होता है कि परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है उसे व्यक्त करने में। जैसे में कि कौन सी राशियाँ, विस्थापन, यानी प्रारंभिक और अंतिम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। और इसका परिमाण भी होना चाहिए, ठीक। इसका परिमाण भी होना चाहिए कि 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। और बल का भी होना चाहिए। बल क्या चीज़ है, तो बल कहलाती है सदिश राशियाँ। तो कैसे होता है देखिए, जैसे मैं लगाता हूँ यहाँ पे 5 न्यूटन का बल इस वस्तु पे, यानी वस्तु के दिशा में 5 क्या है, तो ये परिमाण है। और बल की दिशा किस प्रकार है, वस्तु के दिशा में। तो ये परिमाण भी हो गया और दिशा भी हो गया। तो होता है ना कि गति की विपरीत दिशा में बल लगाना, इस दिशा में बल लगाना, यानी बल के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो बल सदिश राशि कहलाती है। और इसके विपरीत अदिश, यानी जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, उसे अदिश राशि कहलाता है, कहे जाते हैं। इसकी दिशा की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे में कि दूरी, 5 किलोमीटर दूरी तय कीजिए। आप कहीं भी 5 किलोमीटर दूरी कर सकते हैं, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, कहीं पर भी कर सकते हैं दूरी। इसकी दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। तो ये सारी राशियाँ कहलाती हैं अदिश राशियाँ। तो कौन सी अदिश कहलाती है, कौन सी सदिश, इसको समझने के लिए एक ट्रिक बनाया गया है, आपको ध्यान देना है इस ट्रिक को। ये काफ़ी बेनिफिशियल ट्रिक है। जैसे में कि ये अदिश राशि को पकड़ने का ट्रिक है, ठीक। ये वाला ये अलग है। जैसे में कि ये ट्रिक है, उस आर्द्रता की चाबी दो। ऊ से क्या हो गया ऊर्जा, स से क्या हो गया समय, आ से आयतन यहाँ पे, ध से द्रव्यमान, ता से ताप, ये नहीं, चा से चाल, वी से विद्युत धारा, दो से दाब। ये सारी कहलाती हैं अदिश राशियाँ। ये अदिश राशि का ट्रिक हो गया। ये सदिश राशि का ट्रिक हो गया, ये वाला विषुवत बल। ये काफ़ी फेमस ट्रिक है। तो ये विषुवत से क्या होगा विस्थापन, व से वेग, त से त्वरण और ब से बल। तो ये हो जाता है सदिश राशि का ट्रिक। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का। धन्यवाद।